We are going to start identification of stress. इससे पहले हमने बात की थी स्ट्रेस परसेप्शन के ऊपर, ठीक है. We discussed about stress perception, that how plants are going to perceive stress, particularly the abiotic stress. Okay, but today we will have to discuss about how you will identify that the plant is under stress or not. Okay, under normal condition or it is present under stressful conditions. So if there is any kind of stress, particularly biotic or abiotic type of stresses, तो उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि इस प्लांट के ऊपर जो है वो इस वक्त स्ट्रेस जो है वो लगा हुआ है या इस वक्त ये प्लांट जो है अंडर स्ट्रेस है. उसको जांचने के लिए हमारे पास सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं. उसमें सबसे पहला पैरामीटर जो है वो है प्लांट ग्रोथ. ठीक है, सबसे पहला पैरामीटर ये होता है कि हम उसकी ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं कि आया वो ग्रो करता है या नहीं करता. अच्छा, इनको हम ग्रोथ को भी मैं इसमें एक और चीज जो है वो ऐड करने चाहता हूँ. इसमें नॉर्मली हम डिफरेंट कैटेगरीज जो है इसकी बनाते हैं और इसमें सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है मॉर्फोलॉजिकल साइंस या क्या कहते हैं कि सिम्टम्स. ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल सिम्टम्स हो गए. उसके बाद आपके पास हो गए सेकेंडली फिजियोलॉजिकल या मॉलिक्यूलर सिम्टम्स. ठीक है, इस किस्म की चीजें फिजियोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर सिम्टम्स एंड देन एनाटॉमिकल सिम्टम्स. ये अब चूंकि इसमें ये होता है कि नॉर्मली ये जो दो चीजें हैं जो कि फिजियोलॉजिकल सिम्टम है और ये वाली दो चीजें जो है ये फिजियोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर ये रिक्वायर करती हैं नॉर्मली एक एक्सटेंसिव टाइप की एनालिसिस. ठीक है, तो हम ज्यादातर बात जो करते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल सिम्टम्स के ऊपर बात करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी में जो दो चीजें हैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ आगे. ठीक है, एक है ग्रोथ, ठीक है, और दूसरा है जिसमें हम डिजीज सिम्टम्स जो है वो मिसाल के तौर पे लियंस और पिगमेंट लॉस. ठीक है जी, इसके अलावा और इसके अलावा होता है सेनिसेंस. ठीक है, और उसके अलावा जो होता है नेक्रोसिस और लियंस में थोड़ा सा फर्क है. ठीक है, तो पहले मैं बात करूंगा, हम बात करेंगे जो है ग्रोथ की. ठीक है, इसमें जो मॉर्फोलॉजिकल सिम्टम्स हैं ये वाले मॉर्फोलॉजिकल सिम्टम्स, ये मॉर्फोलॉजिकल सिम्टम्स में ये सारी चीजें आ जाती हैं. ग्रोथ आ जाती है, ठीक है, इसके अलावा लियंस आ जाते हैं, इसके अलावा जो है वो लियंस के अलावा पिगमेंट लॉस आ जाता है, पिगमेंट लॉस के अलावा आपके पास सेनिसेंस आ जाता है, सेनिसेंस के अलावा आपके पास नेक्रोसिस आ जाता है. ये इस तरीके से ये सारे के सारे जो हैं ये आपके मतलब वो सिम्टम्स हैं जो कि हमें ज़ाहिरी तौर पर अपीयर होता नजर आते हैं. ठीक है, हम आते हैं अब आगे के में. तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ की. ठीक है, ग्रोथ जो होती है दो तरीके से हम मॉनिटर करते हैं. एक ग्रोथ जब आप अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम यानी जब आपने किसी भी प्लांट को स्ट्रेस फुल कंडीशन में देख रहे हैं या तो एक तो होती है और इसको हम कहते हैं ग्रोथ रेट. ठीक है, रेट का मतलब है कि पर यूनिट चेंज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम. ठीक है,
एक मखसूस वक्त के ऊपर ग्रोथ के अंदर क्या चेंज आ रही है, हम उसको ग्रोथ रेट कहते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज होती है ग्रोथ रेट में रिलेटिव ग्रोथ रेट या रिलेटिव ग्रोथ और ग्रोथ रेट। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लेते हैं, या जिसको हम रिलेटिव ग्रोथ या रिलेटिव ग्रोथ रेट। इसमें हम क्या करते हैं, अच्छा इसमें क्या चीज है, इसमें मैंने आपको जैसे बताया कि चेंज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ठीक है जी, पर यूनिट टाइम। और इसमें क्या चीज है, नॉर्मली हम इसमें लेते हैं चेंज, यानी जो कि आपका ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट इन रिलेशन टू नॉर्मल एनवायरनमेंट। ठीक है, नॉर्मल एनवायरनमेंट इन रिलेशन टू नॉर्मल एनवायरनमेंट। फिर इस तरीके से फिर हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको, अच्छा ग्रोथ रेट की एक सिंपल सी फार्मूलेशन है या फार्मूला है, उसमें हम क्या करते हैं कि जी आर इज इक्वल टू, ये एक छोटा सा सिंपल सा फार्मूला है, अगर हम आप उसको लॉग में कन्वर्ट करना चाहें तो वो एक अलग सिचुएशन बनती है, लेकिन ये छोटा सा मैथमेटिकल फार्मूला है जिसके जरिए हम ग्रोथ रेट जो है वो इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। वो होती है इस तरीके से G2 माइनस G1। ठीक है, और ये G2 माइनस G1 इसको हम डिवाइड करते हैं किस चीज से, T2 माइनस T1। ठीक है, अब ये T2 माइनस T1 कैसे, मिसाल के तौर पे आपका जो, हाँ, आप एक वीक में चेंज जो है, ग्रोथ की चेंज जो है वीक में देख रहे हैं, तो जो आपकी फर्स्ट डेट है, सपोज 12 है, 12 तारीख को आपने पहली ग्रोथ जो है वो मॉनिटर की। अब 18 तारीख को, उसके बाद आप यहाँ पे लिखता हूँ कि आप 18 तारीख को दोबारा से उसी प्लाट की ग्रोथ जो है वो मैयर कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, डेफिनेटली G2, सपोज अब 12 तारीख को जो आपको ग्रोथ मिली वो है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो 18 तारीख को आपको ग्रोथ मिली वो है, नॉर्मली हम कह सकते हैं कि चलिए इसको हम 23 सेंटीमीटर कहते हैं। इस फार्मूला के जरिए हम जब ग्रोथ रेट निकालेंगे, जी आर विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये आपकी जो 23 वाली ग्रोथ है, 23 इज अ G2 यानी सेकंड ग्रोथ है आपकी, ये फर्स्ट ग्रोथ नहीं है, G1 इज अ फर्स्ट ग्रोथ। ठीक है, तो सेकंड ग्रोथ में से आपने फर्स्ट ग्रोथ को माइनस करना है, तो सेकंड ग्रोथ क्या है, 23 माइनस 15 सेंटीमीटर, और उसको आप डिवाइड करेंगे किससे, 18, चूंकि सेकंड टाइम है, टाइम 2 है। ठीक है, क्योंकि आपने 18 तारीख को आपने 23 देखा है, तो 23 करस्पॉन्ड्स टू, ये 23 जो है ये करस्पॉन्ड्स टू 18 डेट, तो हम सबसे पहले इसको 18 रखेंगे और माइनस करेंगे इसमें से 12। तो अब आपके पास जो ग्रोथ रेट की आ रही है, जी आर इज इक्वल 23 में से अगर माइनस करें 15, तो कितने बचते हैं, तकरीबन 15, 23 8 है ना, 5 और 3 8, तो ये 8 हो गए। 8 को आप डिवाइड करें, 18 में से 12 निकालें तो 6 बनते हैं। तो आपके पास डेज जो है, यानी 6 डेज में 8 सेंटीमीटर जो है वो ग्रो हुआ प्लांट, 8 सेंटीमीटर, लेकिन पर डे के हिसाब से कितना हुआ, तो जब आप 8 को 6 से डिवाइड करेंगे तो यू विल फाइंड द पर डे। ओके, पर डे, चलिए मैं इसको कैलकुलेटर के ऊपर करके बताता हूँ कि 8 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1.3। ठीक है, तो 1.33 सेंटीमीटर्स, ये 1.33 सेंटीमीटर्स जो है ये प्लांट पर डे के हिसाब से ग्रो हुआ है। तो ये सारा सिचुएशन जो है इसको हम ग्रोथ रेट कहते हैं, यानी एक मखसूस टाइम के हिसाब से हाउ मच ग्रोथ इज अकरिंग, चेंज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम, एक टाइम के हिसाब से। अच्छा, सेकंड चीज जो है वो है रिलेटिव ग्रोथ या रिलेटिव ग्रोथ रेट।
ठीक है। रिलेटिव ग्रोथ रेट को हम किस तरीके से लेके जाते हैं, उसको हम इस तरीके से हम RGR, इसको कहते हैं हम RGR, रिलेटिव ग्रोथ रेट इज इक्वल टू ग्रोथ अंडर स्ट्रेस। ठीक है, GS डिवाइडेड बाय ग्रोथ अंडर नॉन स्ट्रेस यानी कंट्रोल इन्वायरमेंट। तो जब आप इसको इस तरीके से करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ये जो ग्रोथ रेट है 1.33 सेंटीमीटर्स जो है, ये आपके नॉर्मल इन्वायरमेंट में है प्लांट का। ठीक है, तो अगर आप इसको इसी प्लांट को, इस प्लांट का एक और कॉपी बना के उसको आप सॉल्ट स्ट्रेस देते हैं या कोई भी स्ट्रेस देते हैं, सपोज हम सैलिनिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो सैलिनिटी स्ट्रेस आप देते हैं तो उसका जो ग्रोथ रेट है सैलिनिटी पे, क्योंकि सैलिनिटी स्ट्रेस आएगा तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या होगा कि ग्रोथ जो है वो रिड्यूस होगी, क्योंकि ये रिटार्डिंग इफेक्ट होता है सैलिनिटी का, या जो वाटर स्ट्रेस होता है या कोई भी इस किस्म का स्ट्रेस होता है तो उसका रिटार्डिंग इफेक्ट होता है। तो जब आपका सैलिनिटी, जब आप उसके अंदर प्लांट के अंदर सैलाइन वाटर दे रहे हैं या सैलाइन सॉइल में उसको ग्रो कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उसकी ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी या रिड्यूस हो जाएगी। तो सपोज अगर नॉर्मल पे 1.33 सेंटीमीटर्स है तो और सैलिनिटी के ऊपर इसका जो ग्रोथ रेट है वो 0.65 है, इस तरीके से 0.65 सेंटीमीटर पर डे सैलिनिटी के ऊपर है, तो फिर हम इसमें RGR को कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। RGR इज इक्वल टू GS अंडर स्ट्रेस यानी 0.65 डिवाइडेड बाय 1.33। तो इसका जो आंसर आएगा, हम उसको, ये एक्चुअली रेशियो होता है यानी स्ट्रेस एनवायरनमेंट का टूवर्ड्स दी अनस्ट्रेस एनवायरनमेंट या नॉर्मल एनवायरनमेंट। 0.65 डिवाइडेड बाय 1.33, तो ये आपका बनता है 0.4488 यानी 49। ठीक है, तो ये ये रिलेटिव ग्रोथ रेट है। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट अगर 1 होता है तो आप समझ लें कि नॉर्मली वो नॉर्मल इन्वायरमेंट के हिसाब से बराबर होता है, क्योंकि अगर आप 1.33 ग्रोथ स्ट्रेस में भी हो और नॉर्मल में भी हो तो दोनों ही ग्रोथ्स जो है वो इक्वल है। इसका मतलब ये है कि प्लांट के ऊपर स्ट्रेस ने कोई इफेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से करेंगे, यानी यहाँ पे अगर आप RGR आपकी 1.33 है सपोज, ठीक है, 1.33 को आप डिवाइड करेंगे 1.33 से, यानी आपकी प्लांट की ग्रोथ जो है वो 1.33 है स्ट्रेस के अंदर भी और नॉर्मल, तो आपको जवाब मिलेगा इक्वल टू 1। तो इक्वल टू 1 का मकसद ये है कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन द प्लांट। या तो अच्छा, इस इफेक्ट क्यों नहीं है प्लांट के ऊपर स्ट्रेस का, इसका इसकी एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि या तो प्लांट टॉलरेंट है, या आपका दिया हुआ स्ट्रेस जो है, या आपकी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ है। आपका दिया हुआ स्ट्रेस जो है वो इतना उसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा है, या फिर आपकी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़। इस तरीके से हम ग्रोथ रेट को मॉनिटर करते हैं और इस सारी सिचुएशन में। अच्छा, इसके अलावा नेचुरल हैबिटाट्स में चूंकि हम ग्रोथ जो है, ये तो क्रॉप्स के हिसाब से हो जाता है, नेचुरल हैबिटाट में हम जो है वो ग्रोथ रेट को मॉनिटर नहीं कर पाते। ठीक है, वहां पे प्लांट क्योंकि क्रॉप्स में तो हम कर सकते हैं कि आपने एक दिन पे प्लांट लगाया, उसकी जर्मिनेशन देखी, फिर उसको मॉनिटर करते रहे, लेकिन नेचुरल हैबिटाट्स में ये सारी चीजें, तो वहां पे सबसे चीज जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, वो होती है जिसको हम कहते हैं लीफ एरिया। लीफ एरिया क्या है, ये is equal to, या लीफ एरिया और इन अदर वर्ड्स लीफ एरिया इंडेक्स। जी वालेकुम सलाम, सॉरी क्लास में, जस्ट 1 मिनट। हाँ, क्लास कंडक्ट का ये क्लास ऑनलाइन असांजो हले पियो संसार। जी नाले सां आहे। एक्चुअली मुझे नाले सां आहे। हाँ, नाले सां आहे। अच्छा,
लीफ एरिया और लीफ एरिया इंडेक्स, आई एम सॉरी, लीफ एरिया और लीफ एरिया इंडेक्स, ठीक है जी। तो लीफ एरिया और लीफ एरिया इंडेक्स का मतलब क्या हुआ? सिंपली हम ये कहते हैं कि ग्राउंड कवर्ड बाय लीफ और इन अदर वर्ड्स द कैनोपी, ठीक है। ये इकोलॉजी में बेहतरीन जो है एक फैक्टर कहलाता है, और इस फैक्टर को हम कवर भी कहते हैं। कवर, रिलेटिव कवर, या फिर रिलेटिव या कवर परसेंटेज, ठीक है। ये इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म के नाम जो है उसको दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लीफ एरिया इंडेक्स, लीफ एरिया या लीफ एरिया इंडेक्स, दोनों में से आप कोई भी एक चीज जो है इसमें मॉनिटर कर सकते हैं। और ये लीफ एरिया इंडेक्स जो है वो किस तरीके से मेजर की जा सकती है? तो LAI, लीफ एरिया इंडेक्स, इज इक्वल टू टोटल लीफ एरिया, किसी भी प्लांट का टोटल लीफ एरिया, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय प्रोजेक्टेड लीफ एरिया, सॉरी, प्रोजेक्टेड ग्राउंड एरिया, ठीक है। ग्राउंड एरिया, प्रोजेक्टेड ग्राउंड एरिया का क्या मतलब हुआ? कि वो ग्राउंड एरिया, सपोज इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर हम सपोज ये हमारा एक प्लांट है, ठीक है, एक ट्री है मिसाल के तौर पे, हम यहाँ पे इसका एक बनाते हैं इसकी शेप, ये ट्री है, ठीक है। तो इसकी जो ये ट्री है, ठीक है। अब इस जो ट्री का ये वाला जो एरिया है, ऊपर वाला हिस्सा, ये इसकी क्या कहलाता है? ये इसका कहलाता है कैनोपी, ठीक है। ये कहलाता है कैनोपी। और जब आप इसके नीचे आएंगे तो ये वाला एरिया जो ट्री कवर करता है, समझ रहे हैं आप, दिस इज कॉल्ड एज, हम इसको कह सकते हैं ग्राउंड एरिया कवर्ड, ठीक है। ये कवर्ड, अच्छा, इस ग्राउंड एरिया कवर्ड को हम किस तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं? कि आपने इस कोने से इस कोने तक, ठीक है, यहाँ तक, ये आपने इसका ग्राउंड कवर जो है ये नाप लिया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपने मेजर कर लिया टेप के हिसाब से, टेप से। फिर हम इसको कन्वर्ट करते हैं सरकमफ्रेंस के अंदर, और सरकमफ्रेंस के लिए आपको क्या करना होता है? एक सिंपल सी फार्मूला है उसकी, ठीक है। तो उस सरकमफ्रेंस को मेजर करने के लिए, या हम ग्राउंड कवर को मेजर करने के लिए, क्योंकि ये सर्किल में है ना, ट्री की कैनोपी जो होती है वो सर्किल में होती है, तो ये सर्किल मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसमें डालते हैं वैल्यू किस चीज का? पाई का, पाई, ठीक है, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। आई एम सॉरी, यहाँ पे सिंबल तो नहीं मिलेगा, मैं कोशिश करता हूँ उसको ड्रा करने की। पाई का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है शायद, और फिर इसमें एक और और स्क्वायर। आपको पता है कि पाई का वैल्यू जो होता है वो सिंपली मैथमेटिक्स में 3.16 होता है, या शायद 164 या इतना होता है तकरीबन, ठीक है। ये पाई का वैल्यू हो गया। उसके बाद रेडियस क्या होगा जो आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे ना, तो उसको फिर आप स्क्वायर करेंगे। सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू जो है वो आपको मिलती है 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर या 12 इंच या 14 इंच, ठीक है, 14। तो इस 14 को आप फिर स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो आपको ये तब, जब इन दोनों चीजों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट, यहाँ पे जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस, ये टोटल, ये जो सरकमफ्रेंस होगा ये क्या चीज होगा? ये होगा ये चीज, यानी टोटल प्रोजेक्टेड ग्राउंड एरिया, प्रोजेक्टेड ग्राउंड एरिया। और फिर ऊपर से कैनोपी
का जो एरिया है उसको, तो इससे जब आप डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द लीफ एरिया इंडेक्स। अच्छा, अब स्ट्रेसफुल कंडीशन में अगर ये लीफ एरिया इंडेक्स जो है वो आपका कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि प्लांट अंडर स्ट्रेस है। अगर ये ज्यादा आ रहा है तो वो यानी नियर टू 1 आ रहा है, तो अल्टीमेटली यू विल फाइंड दैट आइदर प्लांट इज टॉलरेंट, या तो प्लांट जो है वो टॉलरेंट है, या फिर अगर वो 50% से कम हो रहा है तो थ्रेशोल्ड लेवल से वो कम हो रहा है, इसका मतलब है कि प्लांट अंडर सीवियर स्ट्रेस है, या मॉडरेट स्ट्रेस है, या लो स्ट्रेस के अंडर जो है वो सरवाइव कर रहा है। तो इस तरीके से ये होते हैं मॉर्फोलॉजिकल टाइप के एसोसिएशंस। अच्छा, दूसरे होते हैं फिजियोलॉजिकल। जब हम फिजियोलॉजी के अंदर जाते हैं तो फिर हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जो कि ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। उसमें एक होता है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक रेट, ठीक है। एक होता है फोटोसिंथेटिक रेट। फोटोसिंथेटिक रेट यानी इसको हम मेजर करते हैं सिंपली नॉर्मली गैसियस एक्सचेंज के थ्रू, ठीक है। यानी गैसियस एक्सचेंज, ठीक है जी। गैसियस एक्सचेंज में क्या होता है आपको पता है, इसमें सिंपली हम ये कह सकते हैं कि कार्बन फिक्सेशन, ठीक है। कार्बन फिक्सेशन, ठीक है, इस किस्म की जो सिचुएशन होती है फोटोसिंथेटिक रेट फिजियोलॉजिकल में। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज होती है, वो होती है जिसको हम कहते हैं कि फोटोसिंथेटिक एपरेटस, ठीक है। फोटोसिंथेटिक रेट होता है एक, और दूसरा होता है फोटोसिंथेटिक एपरेटस, ठीक है। फोटोसिंथेटिक एपरेटस में क्या क्या चीज आ जाती है, फोटोसिंथेटिक एपरेटस में मोस्टली नॉर्मली हमारे पास एक ही चीज आती है, उसको हम कहते हैं पिगमेंट यानी क्लोरोफिल कंटेंट। क्लोरोफिल कंटेंट जो है ये फिजियोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल सॉरी मॉलिक्यूलर जिसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसको मेजर करना पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे और फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं जिसमें कि सेल मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी है मिसाल के तौर पे, हाँ, क्योंकि मोस्टली स्ट्रेसेस जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को ब्रेकअप करते हैं, तो उसमें से लीकेज हो जाती है। जब लीकेज हो जाती है तो उसको हम सेल मेम्ब्रेन ये कहते हैं कि सेल इज गोइंग टू डाई। तो जिस कंडीशन में सेल जो है वो डाई हो रहा होता है, तो इस कंडीशन में सेल्स जो होते हैं जिस जब वो डाई हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली प्लांट की जो ग्रोथ है वो रिड्यूस हो जाती है। इसको कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी, ठीक है। इसके अलावा एक और पैरामीटर फिजियोलॉजिकल होता है, उसमें रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी कोइटेंट या रेस्पिरेटरी कोइटेंट जो है वो यानी क्वांटिटी ऑफ रेस्पिरेशन, वो भी गैसियस एक्सचेंज से मालूम की जाती है। तो ये मोस्टली, इसके अलावा फिजियोलॉजिकल ये मैकेनिज्म्स होते हैं। इसके अलावा जब आप मॉलिक्यूलर या केमिकल मैकेनिज्म्स में हम आते हैं तो उसमें मोस्टली होते हैं एबायोटिक स्ट्रेसेस में, या बायोटिक स्ट्रेसेस में फाइटोअलेक्सिन्स हैं, फाइटोअलेक्सिन्स हैं, ठीक है जी। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ ओस्मो प्रोटेक्टेंट्स, प्रोटेक्टेंट्स, ठीक है, ओस्मो प्रोटेक्टेंट्स हैं, और शुगर्स, सॉरी शुगर्स की प्रोडक्शन है। इसके अलावा सर्टेन हार्मोन्स हैं, और इसके अलावा कुछ मिसाल के तौर पे कुछ और भी फेनॉल्स हैं जिसको हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स या आरओएस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ठीक है, इसको कहते हैं हम रिएक्टिव ऑक्सीजन, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। ये सारी चीजें जो होती हैं वो मॉलिक्यूलर में हम मेजर करते हैं किसी भी स्ट्रेस। फाइटोअलेक्सिन्स जो है ये मोस्टली बायोटिक स्ट्रेस में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये बायोटिक स्ट्रेस के फॉर्मुलेशन है कि जब कोई फंगस या बैक्टीरिया या इस किस्म का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या कोई इंसेक्ट हो, उस किस्म की सिचुएशन में ये फाइटोअलेक्सिन्स ये जहरीले मादे होते हैं, एक जो प्लांट जो है वो
अपने उसमें से अपनी बॉडी में से एक्सक्रीट करता है, जिसकी वजह से फंगस या बैक्टीरिया जो उसके ऊपर है अटैक कर रहा होता है, तो वो जो है नॉर्मली ऑस्मोप्रोटेक्टेंट्स, शुगर्स, हार्मोन्स, एंटीक्स, आरओएस, ये बायोटिक फैक्टर्स में भी प्रोड्यूस होते हैं और एबायोटिक फैक्टर्स में भी प्रोड्यूस होते हैं, दोनों किस्म की कंडीशंस में ये सारे। लेकिन फाइटोअलेक्सेंस जो होते हैं वो मोस्टली बायोटिक स्ट्रेस फैक्टर में जो है वो अच्छा। तो ये सारी फिजियोलॉजिकल, अच्छा बाद में फिजियोलॉजिकल और फिर एनाटॉमिकल जो सिचुएशंस हैं, ग्रोथ ग्रोथ किधर गया, हाँ, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर सिम्टम्स और एनाटॉमिकल सिम्टम्स में, ठीक है, एनाटॉमिकल सिम्टम्स में मोस्टली, ठीक है, एनाटॉमिकल सिम्टम्स में हमें जो है वो मोस्टली स्टोमेटल कंडक्टेंस, ठीक है, स्टोमेटल कंडक्टेंस या स्टोमेटल डेंसिटी एंड साइज, इसके अलावा डेंसिटी एंड साइज ऑफ वेस्क्यूलर बंडल्स, वेस्कुलर बंडल्स जिसमें जाइलम और फ्लोएम और इस किस्म के वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो आते हैं, और इसके स्टोमेटल डेंसिटी एंड साइज। इसके अलावा मीजोफिल टिश्यूज जो होते हैं जर्मिनेटिंग सीड्स में, मीजोफिल मीजोफिल सेल्स और मीजोफिल टिश्यूज, ठीक है, इस तरीके से ये सारी सिचुएशन, इस तरीके से हम मीजोफिल टिश्यूज या सेल्स, उसको उसकी साइज और उसकी जो है वो, ये सारा माइक्रोस्कोपिक काम होता है, जिसमें हम जो है मोस्टली जो सेक्शंस हैं लाइव प्लांट के, सेक्शंस जो हैं वो कट किए जाते हैं, ठीक है, सेक्शंस कट किए जाते हैं, और इस सेक्शंस में फिर हम इसकी एनालिसिस करते हैं मोस्टली। एक टेक्निक होती है जिसको हम माइक्रोमीट्री कहते हैं। माइक्रोमीट्री क्या चीज है? माइक्रोमीट्री इज actually the measurement of the microscopic measurement, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक मेजरमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, जो भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें साइज, उसमें एक मीटर इस्तेमाल होता है जिसको माइक्रोमीटर कहा जाता है, ठीक है। इस माइक्रोमीटर को फिर ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है माइक्रोस्कोप का, उसके जूम जो उसकी जूमिंग होती है, यानी उसके हिसाब से हम उसको जो है वो उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर उसका साइज जो है, एक्चुअल साइज जो है वो हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से एनाटॉमिकल सिम्टम्स जो है वो इस तरीके से जाहिर होते हैं, ठीक है जी। तो ये तीनों चीजें हो गई मोस्टली ग्रोथ, यानी अच्छा, इसमें अगर ग्रोथ के हिसाब से चलिए एक और चीज भी शायद इसमें, तो लियंस और पिगमेंट लॉस, सेनिसेंस। सेनिसेंस का मतलब आपको पता है कि इसमें लीफ या फ्लावर्स या बर्ड्स जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, यानी वो मेच्योर ही नहीं होते, ऑलरेडी गिर जाते हैं। तो जब वो गिर जाते हैं तो अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू बी, दैट इज अ टाइप ऑफ सेनेसेंस। लियंस का मतलब ये होता है कि जब पिगमेंट लॉस होता है, फ्लावर लीफ जो होता है उसमें येलो कलर के स्पॉट्स जो हैं या इस ब्राउन कलर के स्पॉट्स जो हैं वो जो है वो डेवलप होते हैं ड्यू टू सर्टेन फंगल अटैक और बैक्टीरियल अटैक, ठीक है, उसको हम लियंस कहते हैं। और नेक्रोसिस में ये होता है कि पंजेंट स्मेल भी आती है, यानी उसमें से पस निकलती है, ठीक है, ब्राउन किस्म के स्पॉट्स जो है वो डेवलप होते हैं लीफ के ऊपर, और उसमें से पस जो है वो निकलती है, वो इस तरीके से कुछ होता है नॉर्मली, ठीक है। हम जब देखते हैं तो ये सपोज लीफ है एक, आपने देखा होगा कि उसमें लीफ के अंदर मुख्तलिफ किस्म के, यहाँ पे ये नेक्रोसिस किस्म के लियंस या पिगमेंट लॉस में, जैसे कि किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, मिसाल के तौर पे बोरान की कमी हो गई, नाइट्रोजन की कमी हो गई, मैग्नीशियम की कमी हो गई, ये तो इस किस्म की सिचुएशन में ये होता है कि पिगमेंट जो है वो लॉस होती है, यानी जिसको हम क्लोरोसिस भी कहते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा क्लोरोसिस का, ठीक है, क्लोरोसिस,
ये क्लोरोसिस क्या चीज होती है, जिसमें नाइट्रोजन की कमी या मैग्नीशियम की कमी की वजह से जो ग्रीन कलर है वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ग्रीन कलर जो है, ग्रीन कलर पिगमेंट जो है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, वो क्लोरोफिल लॉस होती है और इस तरीके से क्लोरोसिस जो है वो डेवलप होता है, यानी ग्रीन कलर जो है वो उसका खत्म हो जाता है। ठीक है जी। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, ये हमें बताते हैं कि आइदर प्लांट इज अंडर स्ट्रेस or not. Okay, so I think time is going out, और बेहतर ये होगा कि आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस ऑन वाटर स्ट्रेस। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। जी, अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो, कोई चीज पूछनी हो तो यू आर वेलकम। आप अपने आप को अनम्यूट करके बातचीत कर सकते हैं। ठीक है बेटा। If you have any kind of questions or queries, please. Sir, I want to ask about phenols. जी जी, फिनोल्स के सर बारे में उसको क्या थोड़ा पूछना एलोबरेट चाहती हैं कर बेटा? सकते हैं? जी, सर ये कुछ बहुत ज़्यादा वर्ड आता है तो इसको थोड़ा एलोबरेट कर दें फिनोल्स कि ये देखिए, कैसे ये वर्क करता है। फिनोल्स जो होते हैं ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं एक, और ज्यादातर फेनोलिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो स्मेल देते हैं प्लांट्स को। ठीक है, उसके जरिए एरोमा प्रोड्यूस होती है। क्योंकि आपको पता है कि घर में भी जो हम फिनाइल वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसमें फेनोल्स होते हैं। ठीक है, तो इनका काम जो होता है वो प्लांट के अंदर खुशबू पैदा करना होता है नॉर्मली वो। अच्छा, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, यानी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स यानी शुगर्स या प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड्स उनमें से बनते हैं। तो फेनोल्स जो है वो मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड्स में से बनते हैं, जिसमें फेनाइल रिंग जो है वो मौजूद होती है। जैसे कि फेनाइल अलानीन है, टायरोसिन है, ट्रिप्टोफैन है, इस किस्म के जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये कन्वर्ट होते हैं मेटाबॉलिकली प्लांट्स के अंदर, और उसमें से फेनोल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। अच्छा, फिनोल्स के अलावा एक और ग्रुप होता है जिसको हम अल्कलाइड्स कहते हैं। अल्कलाइड्स वो मादे होते हैं प्लांट्स के अंदर, जैसे कि आपका कैफीन है चाय के अंदर। ठीक है ना, आपको पता होगा कि कैफीन होता है चाय के अंदर। तो ये कैफीन जो है ये अल्कलाइड है एक्चुअली। और इसी तरीके से जैसे टोबैको में होता है निकोटिन। ठीक है, तो निकोटिन भी एक अल्कलाइड है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो अल्कलाइड्स और फिनोल्स जो हैं ये प्लांट्स में सिर्फ इसलिए डेवलप होते हैं क्योंकि वो उनके मेटाबॉलिज्म में एक की रोल अदा करते हैं। एक चीज, दूसरी चीज ये होती है कि ये नॉर्मली मुख्तलिफ किस्म के सैंड्स जैसे फिनोल्स हैं मुख्तलिफ किस्म की खुशबू पैदा करते हैं, तो उस खुशबू के जरिए जो इंसेक्ट्स हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं या फिर डिस्ट्रैक्ट होते हैं। कुछ इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, कुछ डिस्ट्रैक्ट होते हैं। यानी अगर फीमेल ज्यादा पंजेंट हो तो कोई एनिमल उनको खाता नहीं है, तो ये एक किस्म का डिफेंस सिस्टम भी है। दूसरी तरफ ये एक किस्म का अट्रैक्टिव सिस्टम भी है, और उस अट्रैक्टिव सिस्टम के थ्रू इनमें पॉलिनेशन या सीड डिस्पर्सल या इस किस्म के मैकेनिज्म्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। तो इन इस किस्म के मॉलिक्यूल्स की ये भी एक जो है इम्पोर्टेंस मिलती है हमें प्लांट्स के अंदर। लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंस